हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कई सारे वीडियो हमने इस क्रम में हमने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, एंसेंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सभी में वीडियो डले हुए हैं। आपको जो भी आपको लगे, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो टॉपिक के वीडियो आप निकाल कर देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक हमने PYQ की भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर लगभग 8 से 10 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आगे हम उसके जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो हमारा मिनहाजुद्दीन सिराज, जो हम मध्यकालीन इतिहास अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिटरेचर वाले पार्ट से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें NTA UGC नेट, TGT, PGT या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हैं, सभी तरह के एग्ज़ाम में मिनहाजुद्दीन सिराज, अमीर खुसरो, बरनी, इन सभी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने अमीर खुसरो और बरनी के ऊपर बात की थी। आज के वीडियो के अंदर हम मिनहाजुद्दीन सिराज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम परिचय की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, इसके अलावा और क्या विशेष तथ्य है इनसे जुड़े उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल बने रहे। तो जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, आज के इस वीडियो में मिनहाजुद्दीन सिराज से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही ले आप। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के वीडियो के अंदर हम मिनहाजुद्दीन सिराज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं इम्पोर्टेंट, इनका साहित्यिक जीवन, किन किन शासकों के समय इन्होंने अपना सेवाएं प्रदान की है, किसके समय ये मुख्य काजी बने हैं, कितनी बार ये काजी बने हैं, इनकी साहित्यिक रचना क्या है और इन्होंने अपना साहित्य किनको लेकर लिखा है, किनको किस सुल्तान ने इनको आश्रय दिया है, इन सारी बातों को आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिनहाजुद्दीन सिराज के परिचय की। तो दोस्तों, परिचय की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे इनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 1193 ईस्वी में 1193 ईस्वी में मिनहाजुद्दीन सिराज का जन्म होता है। तो 1193 ईस्वी को आपको किस तरीके से याद रखना है कि 1192 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के 1 वर्ष के पश्चात मिनहाजुद्दीन सिराज का जन्म होता है। तो तराइन के जो द्वितीय युद्ध होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, उस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और उस जीतने के बाद ही दिल्ली के ऊपर इनका कब्जा हो जाता है। मुस्लिमों जो आक्रमणकारी होते हैं, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, इन लोगों का दिल्ली के ऊपर कब्जा हो जाता है 1192 में। तो इसी 1192 के 1 साल बाद आपको मिनहाजुद्दीन सिराज का जन्म देखने को मिलता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है दोस्तों। तो 1193 में इनका जन्म हो जाता है। अब इनके उपनाम की अगर बात करें दोस्तों, इनका उपनाम जुज्जानी के नाम से इनको जाना जाता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक ये पूछा नहीं गया है। अगर किसी एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन उठा के पूछ दिया कि किस मध्यकालीन इतिहासकार को या किस मध्यकालीन विद्वान को जुज्जानी कहा जाता था, तो कई सारे लोग उलझ जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि जुज्जानी किसको कहा जाता था। तो जुज्जानी मिनहाजुद्दीन सिराज को कहा जाता था, जो उनका उपनाम था। तो हर इंसान का एक निक नेम होता है, सभी तरह के लोगों का, जैसे अमीर खुसरो का, इनका, बरनी का, सबका एक निक नेम था। इसी तरीके से मिनहाजुद्दीन सिराज का भी जो उपनाम या निक नेम था वो जुज्जानी था। इसके बाद बात कर ले दोस्तों इनकी पुस्तक की। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी। इस पुस्तक का नाम है तबकात-ए-नासिरी। और तबकात-ए-नासिरी के अंदर आपको मोहम्मद गौरी के अभियान के बाद से लेकर तो आपको नासिरुद्दीन महमूद तक का विवरण देखने को मिलता है। कहाँ से विवरण मिलता है दोस्तों? मोहम्मद गौरी का भारत अभियान से लेकर नासिरुद्दीन महमूद, जो गुलाम वंश का शासक होता है, नासिरुद्दीन महमूद, और बलबन का दामाद होता है,
और इल्तुतमिश का पौत्र होता है। तो उसके शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन आपको तबकात नासिरी के अंदर मिलता है। और उसके बाद का जो घटनाक्रम जैसे कि आपको देखने को मिलता है बलबन वगैरह, और अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक तक की जो जानकारी मिलती है वो बर्नी की पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसके अंदर मिलता है दोस्तों। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही बर्नी की जो है उसमें इसका सेकंड पार्ट माना जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, पहले पार्ट के अंदर तो आपको तबकात नासिरी मिलती है जिसके अंदर मोहम्मद गौरी से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक का विवरण मिलता है। फिर नासिरुद्दीन महमूद से लेके तो फ़िरोज़ तुगलक तक का वर्णन बर्नी की पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक की जानकारी मिलती है और कुल 9 शासकों का विवरण बर्नी ने उसमें किया है। फिर उसके बाद का विवरण अफ़ीफ़ ने किया है। अफ़ीफ़ की तारीख़ फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी लेने का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों अभी तबकात नासिरी की। तो तबकात नासिरी पार्ट 1 के रूप में हम मानेंगे। तो मोहम्मद गौरी से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक की जानकारी इसके अंदर मिलती है। फ़ारसी में रचित यह पुस्तक गौरी के भारत विजय का प्रत्यक्ष विवरण उपलब्ध करवाती है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, गौरी का जो भारत के अंदर विजय हुई है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में इसकी विजय होती है। उसके बाद फिर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन जाता है। फिर उसके बाद इल्तुतमिश बन जाता है। इस तरीके से रजिया सुल्तान वगैरह वगैरह गुलाम वंश के जितने भी सुल्तान हैं, सभी सुल्तानों के बारे में जानकारी आपको इस पुस्तक के अंदर मिल जाती है। तो गौरी से लेकर तो नासिरुद्दीन महमूद तक की जानकारी इसके अंदर मिली है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद बात करें दोस्तों, यह पुस्तक 1260 ईस्वी में पूर्ण हुई है तथा इसमें कुल 23 अध्याय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तबकात नासिरी के अंदर अध्यायों की संख्या कितनी है, तो ये 23 अध्यायों की संख्या, मतलब 23 इसके अंदर पार्ट है। 23 पार्ट के अंदर ये विभाजित है तबकात नासिरी। और ये कब पूर्ण हुई दोस्तों? 1260 में ये पूर्ण हुई, क्योंकि 1265 में तो आपको नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु देखने को मिल जाती है। तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के अंदर ही आपको तबकात नासिरी को पूर्ण करके बताया है। और तबकात नासिरी का जो लेखक है मिनहाजुद्दीन सिराज, उनको आश्रय भी नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था, जो हम आगे देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों अब आपका इस वाली स्लाइड से आपका कोई भी डाउट बचा है। तो जन्म की अगर बात करें तो जन्म आपका 1193 में हो गया। जुज्जानी इनका उपनाम है। पुस्तक का नाम तबकात नासिरी है, जिसके अंदर गौरी से लेकर गौरी विजय का प्रत्यक्ष विवरण मिलता है और नासिरुद्दीन महमूद तक के शासनकाल की जानकारी इसके अंदर मिलती है। और 23 इसके अंदर अध्याय है। इसके बाद अगली स्लाइड देख लेते हैं दोस्तों। अब विशेष बात देख लेते हैं कि मिनहाजुद्दीन सिराज से कौन कौन सी बातें विशेष हैं। तो मिनहाजुद्दीन सिराज का जो ड्यूटी थी, जो ये काम करते थे, जो इनकी जॉब थी, वो युद्ध के अंदर तज़किरा या उपदेश देने का कार्य करते थे दोस्तों। तो आपको बस इस तरीके से याद रखना है दोस्तों, जब मुसलमानों की सेना या गुलाम वंश की या कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना कहीं युद्ध लड़ने जाती थी, तो उस युद्ध में सेना के मनोबल को उठाना या उन सैनिकों के दिल के अंदर मोटिवेट करना या उनको उत्साह भरना उनके दिलों के अंदर, और जंगों के मतलब ये क्या करते थे, अपने इस्लामिक जंगों के बारे में जानकारी देते। मतलब इस्लामिक जो जंगें हुई है, इस्लामिक साम्राज्य जब इस्टेब्लिश हुआ था अरब के अंदर, तो उन्होंने जो जंगें की थी, किस तरीके से उन्होंने जंगें लड़ी थी, उनके किस्से, उनके उपदेश और उनके तज़किरे इन भारतीय सैनिकों को सुनाया जाता था। और भारतीय सैनिकों को जब ये सुनाया जाता था तो इनका उत्साह सातवां आसमान पर पहुंच जाता था, इनको मोटिवेशन मिलता था और इनके अंदर शक्ति का प्रवाह होने लगता था। और इसी से तैयार होकर ये सेना युद्ध में चली जाती थी और ये मोटिवेट होकर ही युद्ध लड़ा करती थी। तो ये कार्य कौन करता था? मिनहाजुद्दीन सिराज करता था। मिनहाजुद्दीन सिराज की जो ड्यूटी थी वो यही थी कि सेना के अंदर उत्साह भरना उपदेश के द्वारा। और ये कुल 3 बार दिल्ली के मुख्य काजी बने हैं दोस्तों। और ये भी इनकी खास अच्छी खासी पोस्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मिनहाजुद्दीन सिराज जो है दिल्ली का कितनी बार काजी बने, तो ये 3 बार काजी बने हैं। मिनहाज को कुबाचा ने सिंध मदरसा, कुबाचा कौन है दोस्तों? ये मोहम्मद गौरी का ये गुलाम है। कुबाचा, यलदौज और कुतुबुद्दीन ऐबक, आप सभी को पता होना चाहिए। यलदौज, कुबाचा और
कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 3 गुलाम थे मोहम्मद गोरी के। तो उन्हीं में से एक गुलाम था कुबाचा, और ये कुबाचा का जो कार्यकाल था, मतलब कुबाचा जो शासन करता था वो सिंध वाले इलाके में शासन करता था। यलदोज जो शासन करता था वो गजनी वाले इलाके में करता था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो करता था वो लाहौर और दिल्ली वाले इलाके में करता था शासन। तो कुबाचा को जो शासन क्षेत्र था सिंध, सिंध के अंदर एक मदरसा था, तो उस मदरसा फ़िरोज़ा उसका नाम था, उसका आचार्य बनाया था सबसे पहले। मतलब इनका जो कार्यकाल की शुरुआत होती है दोस्तों, मिनहाजुद्दीन सिराज की जो कुबाचा को सिंध मदरसे में मदरसा फ़िरोज़ा नाम का एक मदरसा होता है उसका आचार्य बनाया, यानी कि प्रिंसिपल बना दिया जाता है। फिर उसके बाद जब दोस्तों ये दिल्ली के अंदर आ जाते हैं इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय दिल्ली के अंदर आते हैं, तो इल्तुतमिश के समय आने के समय ये जामा मस्जिद के अंदर प्रभावशाली प्रवचन देते थे। तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद होती है दोस्तों, वर्तमान मतलब उस तत्कालीन समय पे दूसरी जामा मस्जिद होगी। आप ऐसा मत सोच लेना कि जामा मस्जिद का निर्माण तो शाहजहाँ ने करवाया, तो ये कौन सी जामा मस्जिद थी। तो जामा मस्जिद और कोई सी दूसरी जामा मस्जिद होगी उस समय की। तो उस मस्जिद के अंदर प्रभावशाली प्रवचन देते थे, जिनकी प्रशंसा कालांतर में निजामुद्दीन औलिया ने की है दोस्तों। और एक जगह स्टेटमेंट ये सुनने में भी आता है, यहाँ मतलब लिखा हुआ है कि निजामुद्दीन औलिया तक मिनहाजुद्दीन सिराज के जो प्रवचन होते थे, जो उपदेश होते थे, वो सुनने जाते थे। तो इतने बड़े मतलब ये विद्वान और इतने ज़्यादा मतलब अच्छे उपदेश देने वाले ये थे। तो इनकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी। तो निजामुद्दीन औलिया भी इनके प्रभावशाली प्रवचनों को सुनने के लिए जाते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। और निजामुद्दीन औलिया का आप सभी को पता ही होना चाहिए, निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती संप्रदाय के सबसे ज़्यादा फेमस सूफी संत माने जाते हैं, जिनकी मज़ार गयासपुर दिल्ली के अंदर स्थित है। तो इन्होंने मिनहाजुद्दीन सिराज की प्रशंसा की है कि ये इतने ज़्यादा प्रभावशाली प्रवचन देते हैं। इसके बाद बात कर ले दोस्तों, मिनहाज को मदरसा नासिरिया का प्रचार बनाया गया। तो मदरसा नासिरिया की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मदरसा नासिरिया की स्थापना किसने की थी, ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। कमेंट्स सभी लोगों को करना है, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं सभी लोगों को कमेंट्स करके बताना है मदरसा नासिरिया की स्थापना किसने की थी। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के किसी एक शासक ने मदरसा नासिरिया की स्थापना की थी, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को तो लाइक कर ही दे आप, और वीडियो अगर पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करके भी बता दे कि वीडियो इस वजह से पसंद नहीं आ रहा, हमको कोई प्रॉब्लम है या जो भी समस्या आ रही वो आप वीडियो के कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इसका आंसर आप कमेंट्स करके बताएं कि मदरसा नासिरिया की स्थापना किसने की थी, जिसका ये प्रचार बने थे दोस्तों। एक तो मदरसा फ़िरोज़ा के प्रचार बने थे, फिर दूसरा मदरसा नासिरिया के प्रचार बने थे। दोस्तों अच्छी अच्छी पोस्टों पे ये बैठते थे। फिर इसके बाद बात करें दोस्तों, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने, जो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था दोस्तों, इल्तुतमिश का पौत्र, राज्य का मुख्य काजी बना दिया था दोस्तों। तो मुख्य काजी किसने बनाया था? सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने राज्य का मुख्य काजी बनाया था। किसको बनाया था? मिनहाजुद्दीन सिराज को। और रजिया सुल्तान ने भी इनको मुख्य काजी बनाया था दोस्तों। रजिया सुल्तान ने भी मिनहाजुद्दीन सिराज को मुख्य काजी बनाया था, ये आपको याद रखना है। तो कुल 3 बार ये मुख्य काजी बने थे दिल्ली के, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके बाद बात करें दोस्तों, मिनहाज इतिहासकार के साथ साथ कवि भी थे। तो ये जो इनके अंदर क्वालिटी थी दोस्तों, ये अमीर खुसरो वाली क्वालिटी थी। अमीर खुसरो भी इतिहासकार थे और कवि भी थे। और इसके बाद ईसामी की बात करें तो ईसामी भी काव्यात्मक शैली में अपनी साहित्य की रचना करते थे। इसी तरीके से मिनहाजुद्दीन सिराज भी इतिहासकार भी थे और कवि भी थे। मतलब अपना जो साहित्य लिखते थे, अपनी जो साहित्यिक रचना लिखते थे, उसके अंदर उपमा अलंकार छंद वगैरह मतलब बढ़ा चढ़ा कर लिखना और अच्छी तरीके से मतलब उपमा अलंकार के साथ साहित्य की रचना करना, ये इनके अंदर थी। तो ये कवि भी थे इसके साथ साथ। इसके बाद सर्वप्रथम मिनहाजुद्दीन सिराज ने व्यापारिक वस्तुओं पर कर प्राप्त करने वाली चौकियों का उल्लेख किया है दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जब व्यापार होता था, जैसे कि ये दिल्ली है और ये आगरा है, अगर कोई सा सामान दिल्ली से आगरा जाएगा, ये दिल्ली से आगरा अगर सामान जाएगा तो यहाँ पे बीच बीच में चौकियाँ रहती थी। मतलब ये एक इक्ता हो गया, एक क्षेत्र के बीच में ये चौकी लग गई, मतलब कुछ डिस्टेंस रहता था 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, उनके बीच में चौकियाँ रहती थी। तो इन चौकियों के ऊपर यहीं पे सामान वगैरह चेक होता था और यहीं पे इनका रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। इस तरीके से फिर दूसरी चौकी पे, फिर तीसरी चौकी पे, इस तरीके से बीच में चौकियों पर इनको सामान का अपना रेवेन्यू यानी कि टैक्स देना पड़ता था। तो इसका उल्लेख किसने किया है दोस्तों? मिनहाजुद्दीन सिराज ने किया है। इसके बाद मिनहाज एकमात्र इतिहासकार है जिसने कहा है कि
ऐबक ने अपने नाम का सिक्का चलाया और खुतबा पढ़वाया। दोस्तों एकमात्र इतिहासकार है, बाकी किसी भी इतिहासकार ने ऐबक को ना तो खुद सिक्का चलाने के बारे में विवरण दिया है और ना ही खुतबा पढ़वाया, क्योंकि ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गुलाम के ही रूप में इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया और ना कभी इसने खुतबा पढ़वाया, ना कभी इसने सिक्के चलवाए। इस हिसाब से एकमात्र मिन्हाजुद्दीन सिराज ने ही इस बात का उल्लेख किया है। दोस्तों ओनली सिपा सलार के रूप में इसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस बारे में तो काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं, पर मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कहा कि नहीं, इसने तो सिक्के भी चलाए थे और इसने खुतबा भी पढ़वाया था। मगर ज़्यादातर इतिहासकारों ने यही माना कि इसने कोई खुतबा नहीं पढ़वाया और ना इसने कोई सिक्का चलाया, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें चलाता तो फिरोज़ तुगलक ने जब शासक बना था तो इस अपने खुतबे के अंदर ऐबक का नाम शामिल करता, मगर उसने ऐबक का और एक और खिलजी वंश में शासक आता है दोस्तों खुसरो, उसका नाम शामिल नहीं करता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं। मिन्हाज ने इल्तुतमिश को अर्थशास्त्री कहा है तथा नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श सुल्तान कहा है। तो दोस्तों मिन्हाज ने इल्तुतमिश को अर्थशास्त्री क्यों कहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली यानी कि टंका और जीतल चलाना और शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया था, एकता व्यवस्था को अच्छी तरीके से प्रचलित करवाया था और इल्तुतमिश ने ही अपने शासन को स्थायित्व प्रदान किया था। अपने शासन में टंका और जीतल, टंका जो था दोस्तों चांदी की मुद्रा थी और जीतल जो था वो तांबे की मुद्रा थी, वो चलाया था। इसी वजह से इसको अर्थशास्त्री कहा है। और नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का मतलब संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा है। आदर्श सुल्तान क्यों कहा है दोस्तों? ये बिल्कुल सादा सिंपल और बिल्कुल कोई भी खर्चा नहीं करना, ना राज की तरफ से कोई मतलब ऐश्वर्य वाली कोई सी भी चीज़ें करना, घरों के अंदर रहकर ही खाना खाना, इस तरीके की चीज़ें इसने की थी। और इसके बारे में आता है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद जो अपनी आजीविका चलाता था वो टोपियों को बुनकर मतलब अपने हाथों से टोपियाँ बुनता था और उनको बेचता था मार्केट में जाकर, जिससे पैसा मिलता था उससे अपनी आजीविका चलाता था। तो इस वजह से इसको आदर्श सुल्तान कहा है किसने? मिन्हाजुद्दीन सिराज ने नासिरुद्दीन महमूद को आदर्श सुल्तान घोषित किया है। और इसी नासिरुद्दीन महमूद का आश्रय प्राप्त था किसे? मिन्हाजुद्दीन सिराज को। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार और मैं बोल दूं आपको, मिन्हाजुद्दीन सिराज जो थे इतिहासकार और कवि साथ साथ थे। व्यापारिक चौकियों जो व्यापारिक टैक्स लगता था, वस्तुओं पर कर लगता था, उसका उल्लेख सबसे पहले मिन्हाज ने किया है और मिन्हाज के द्वारा ऐबक ने सिक्का और खुतबा पढ़वाया था। और अर्थशास्त्री कहा है इल्तुतमिश को और आदर्श सुल्तान कहा है नासिरुद्दीन महमूद को। इसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। मिन्हाज ने अपनी पुस्तक में अपने नासिरुद्दीन महमूद को आश्रयदाता को समर्पित किया है। तो इसके बारे में हमने अभी बात कर ली है दोस्तों कि मिन्हाजुद्दीन सिराज ने जो ग्रंथ लिखा है तबकात नासिरी, उसका आश्रयदाता नासिरुद्दीन महमूद को कहा है और इसी वजह से नासिरुद्दीन महमूद को संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान माना है। किसने? तबकात नासिरी के लेखक मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तबकात नासिरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो तबकात नासिरी का अंग्रेजी अनुवाद रेवर्टी महोदय ने किया। रेवर्टी महोदय इनको कहा जाता है, रेवर्टी। तो रेवर्टी महोदय ने तबकात नासिरी का अंग्रेजी अनुवाद किया है। ये कई सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारी बातों को क्लियर कर दिया है। मिन्हाजुद्दीन सिराज का जन्म कब हुआ, किसने उसको मदरसे का प्राचार्य बनाया और मदरसा नासिरिया का प्राचार्य किसने बनाया, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके अलावा उसकी पुस्तक का नाम तबकात नासिरी है, किसको उसने अर्थशास्त्री कहा है और किसको उसने आदर्श सुल्तान कहा है, इसकी भी हमने बात कर ली है। और रेवर्टी ने तबकात नासिरी का अंग्रेजी अनुवाद किया है। ये सारी बातें हमने क्लियर कर ली है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आए तो कमेंट्स करके बताएं और जो भी हमने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो सीधे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली वो सभी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, इतिहास का किला। इसके अलावा एजुकेशन हब के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ आपको क्यूज़ वगैरह करवाई जाती है सुबह 10-13 पर, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।